तो ये क्लैशेस को कैसे हैंडल करते हो आप अपूर्व? बिकॉज सिटी प्लानिंग, सिटी एरिया डेवलपमेंट, इस पे जो भी अथॉरिटीज़ में काम करती है, दे आर कंसिडर वेरी सीरियस अथॉरिटीज़, क्योंकि उसका इम्पैक्ट करोड़ों लोगों पे पड़ने वाला है कल। सो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर टू प्लान दिस थिंग्स। और जहाँ पे आप जेनजीज और हम मिलेनियल्स का क्लैश देखते हैं, जेनजीज और बूमर्स का क्लैश देखते हैं हम, राइट? कि भाई हमें स्ट्रेस में काम नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना है यहाँ पे। बट अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इनटू द फैक्टर। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे देखते हो व्हेन इट्स अबाउट अ सिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तो वर्क? वहाँ पे हम थोड़ा प्लानिंग करते हैं। क्लासेस तो ऑब्वियस है, क्योंकि जहाँ पे 2 पर्सन या फिर अथॉरिटी आएगी तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे। तो मैं उसको ऐसा बोलूँगा कि क्लासेस होंगे, और कभी कभी जैसे होता है ना, दाग अच्छे है तो कभी कभी क्लासेस अच्छे है, उससे कोई नया आइडिया निकलता है। तो हम उसको क्या क्या होता है, प्लानिंग में टाइमलाइन मैच करते हैं। जनरली हमारा ऐसा होता है कि लेट्स मेक अ प्लानिंग, दोनों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और फिर हम प्लान करते हैं दोनों चीज़ों पे कि अगर इस तरीके से जाएंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसा होगा, अगर क्लैश हो रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा, दोनों को हम समझते हैं। और उसके बाद तीसरा एक वे निकालते हैं कि उनको भी ऐसा लगे ठीक है मेरा हो गया, हमें भी ऐसा लगे कि नहीं नहीं मेरा हुआ, और वो एक बेटर सॉल्यूशन निकल के आता है। तो So, अब किसी को निराश नहीं करते वैसे एज बेसिकली। फार एज इंडिया में सिटी प्लानिंग कंसिडर करते हैं ना, तो ज़्यादा मार्केट डिमांड देखते हैं लोग कि भाई मेरा सिटी प्लानिंग में एक बिल्डर का स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना बिकेगा, उस हिसाब से सिटी प्लानिंग को कंसिडर किया जाता है। तो वहाँ पे जो क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग होती है, प्लानिंग का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हाउ डू यू सी दिस एंगल एज अ जेंसी आर्किटेक्ट? मार्केट डिमांड नेसेसरी है, बिकॉज बहुत सारा कैपिटल मार्केट से आता है, तो वो ग्रोथ को डाइवर्ट तो करता है ऑब्वियसली, बट वो ग्रोथ एक फ्रेमवर्क के साथ हो ना तो वो ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं अहमदाबाद का एग्जांपल दूँ, हमारा ये SG हाईवे पर वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, वो बहुत बूम हो चुका है। तो हम गवर्नमेंट ने क्या फ्रेमवर्क निकला कि उसको काउंटर मैग्नेट थियरी बनाई कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे कहीं दूसरी ओर, तो उन्होंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा मार्केट डिमांड वहाँ पे कैटर हुआ। तो रादर देन गोइंग कि एक ही जगह पे हम पूरा कर रहे, उसका प्राइस बूम हो रहा है, उसका रियल एस्टेट बूम हो रहा है, बिकॉज डेवलपर चाहते हैं कि वहीं पे ही ज़्यादा सेल हो। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि चलो वहाँ तो आप रखो, दूसरा फ्रेमवर्क बनाया कि हम दूसरा काउंटर मैग्नेट बनाते हैं। तो वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट किया। उसका बेस्ट एग्जांपल है ये वाला जो हमारा रोड है, SG हाईवे वाला रोड, उसमें बहुत सारा रियल एस्टेट बूम हो रहा है, बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि FSI हाई राइज बिल्डिंग बने, हम हायर FSI दे तो सिटी का स्काईलाइन चेंज हो। तो उसकी वजह से रेट ऑफ पर स्क्वायर फुट इंक्रीज हो गया। तो उन्होंने दूसरा काउंटर मैग्नेट बनाया ये भाट कोटेश्वर साइड पे। वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने TP स्कीम बना दी, रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया। नाउ द होल डेवलपर्स एंड रियल एस्टेट आर गॉन दैट एरिया। वहाँ पे थोड़ा प्राइस कम था तो लोगों को भी लगा कि नहीं वो बेटर है इसकी वजह से। तो इसका क्या हुआ, जो एकदम बूम हो रहा था वो स्टेबल हो गया। नाउ यहाँ पे इतना प्राइस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग अब वहाँ जाने लगे। तो इस तरीके से फ्रेमवर्क से जो अगर प्लानिंग हो तो मार्केट डिमांड को हम कैटर कर सकते हैं, और वो डेंजर नहीं है। मार्केट डिमांड डेंजर जब तब होती है जब वो विथआउट डायरेक्शन कहीं भी दिशा में भाग रहा हो। गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं। हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू डेवलपमेंट ऑफ एरियाज इज़ अ वन थिंग। दूसरा एक एरिया और एक सेक्टर है रीडेवलपमेंट का, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कियोस हो चुका है, ट्रैफिक है, कंजेशन है, मेट्रोज आ रही है, FSI ज़्यादा मिल रही है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। वहाँ पे सिटी प्लानिंग कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, और वहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटीज़ क्या क्या स्टेप्स करती है, क्या क्या इश्यूज़ को कैटर करने के लिए कौन से प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग एरियाज़ के अंदर, ऑलरेडी कंजेस्टेड एरियाज़ के अंदर आप कैसे काम करते हो?
तो डी डेंसिटिफिकेशन की गवर्नमेंट थियरी लगाती है कि अगर मान लो एक एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है, तो पहले जो डिलैपिडेटेड कंडीशन की बिल्डिंग है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो देयर इज़ अ मे बी चांस कि बहुत पुराने बिल्डिंग है, अगर कुछ अर्थक्वेक या फिर कोई ऐसा कुदरती आफत ऐसा कुछ आया तो पूरा एरिया में सिटीज़न को हार्मफुल होगा, तो वो लोग डी डेंसिटिफिकेशन करते हैं। तो कुछ कुछ जगह पे वो लोग ब्राउन फील्ड में से अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। जैसे सीबीडी एरिया बनाया, आश्रम रोड पे सीबीडी एरिया बनाने का रीज़न क्यों था कि वहाँ पे बहुत साल 35-40 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग थी जो G+5 हुई थी। अब सिटी के बीच में बहुत ही कम हाइटेड और पुरानी बिल्डिंग्स थी, तो उन्होंने बोला कि हम आपको यहाँ पे 5.4 FSI देंगे और 72 फ्लोर तक, मतलब 72 मीटर्स तक की हाइट देंगे आप बनाओ, हाई राइज यहाँ पे बनाओ, हमें सिटी की स्काईलाइन चेंज करनी है। इस वजह से क्या हुआ, वो पुरानी बिल्डिंग टूट रही है और नया बिल्डिंग बन रहा है, नया कंस्ट्रक्शन नई टेक्नोलॉजी से बन रहा है।